हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो पार्ट 4 में, जो कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं। ठीक है, यूपी पुलिस होम गार्ड की। तो इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है और आज की जो वीडियो होने वाली है वो पार्ट 4 होने वाली है, जैसा कि हम सबको पता है। चलिए एक बार हम फिर से सिलेबस पर नज़र डालते हैं। तो देखिए भाइयों, हमें सिलेबस पकड़ के रखना है। ठीक है, तो जैसा कि देखिए, हमने सामान्य विज्ञान कर लिया, भारत का इतिहास कर लिया है, भारतीय संविधान कर लिया है। आज बारी है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति की। तो आज हम पार्ट 4 में इसी पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी और एंड इंडियन कल्चर। तो ये टॉपिक हम आज निपटाने वाले हैं। चलिए ठीक है, ये है जो कि है सिलेबस आपका पूरा। ठीक है, तो इसके तहत हम बिना समय गंवाए, बिना समय वेस्ट किए हम पढ़ने वाले हैं आज पार्ट 4। तो पार्ट 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें कई सारी चीज़ें हैं। जैसे अब सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब सेवाओं का उत्पाद और इनका वितरण और इनके उपभोग की व्यवस्था, यानी कि इनका उत्पादन कैसे करना है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की पढ़ाई होती है, कैसे वितरित करना होना है, और इनका कंजम्पशन। ठीक है, तो ये कंज्यूम कैसे हो रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आता है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडिया की इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड है, मिश्रित एक अर्थव्यवस्था है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब हुआ कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। मतलब देखिए, कई सारे देशों में क्या होता है, जैसे जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो कंपनीज़ होती हैं वो खुद की कंपनी लगाती है। ठीक है, उसमें एम्प्लॉयमेंट देती है और जो भी प्रॉफिट होता है वो कौन रखती है? गवर्नमेंट रखती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, तो जैसे कि चाइना हो गया, चाइना ऐसा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट देख रही है, तो इसको हम बोलते हैं कौन सा सेक्टर? पब्लिक सेक्टर। कौन सा सेक्टर? पब्लिक सेक्टर। अच्छा, और एक होता है कि जो कंपनीज़ होती हैं वो कौन लगाएगा? प्राइवेट प्लेयर्स लगाएंगे। प्राइवेट वाले क्या करेंगे? कंपनी खोलेंगे, जैसे अडानी हो गया, ठीक है, अंबानी हो गया, और ये लोग क्या करेंगे, जो भी ये कुछ इनकम कमाएंगे और उस इनकम में से कुछ टैक्स जो है किसको दे देंगे? गवर्नमेंट को दे देंगे। किसको दे देंगे? गवर्नमेंट को। या फिर ये तो हो गया कंप्लीट प्राइवेट, ये हो गया पूरी तरह से सरकारी। या फिर कुछ ऐसा होगा कि एक कंपनी होगी जिसमें कुछ हिस्सा सरकार का होगा, यानी कि गवर्नमेंट का, और कुछ हिस्सा होगा प्राइवेट का। ठीक है, कुछ हिस्सा होगा प्राइवेट का। तो ये मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलता है। ठीक है, यानी कि सरकारी और प्राइवेट दोनों के पार्टनरशिप पर चलता है। तो हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो इस तीसरे वाले नंबर पर आती है। मतलब कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। तो सेक्टर है, अर्थ इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं। ठीक है, जो कि हैं देखिए, प्राथमिक और द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र है, पहला क्षेत्र वो कौन सा है? एग्रीकल्चर हो गया, जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया और खनन हो गया। तो ये सब प्राइमरी हैं, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र हैं। और द्वितीय क्षेत्र क्या हो गए? जैसे कि उद्योग हो गया, इंडस्ट्री हो गई, मैन्युफैक्चरिंग, यानी किसी चीज़ का हम निर्माण कर रहे हैं। तो उसके बाद में आता है टर्सरी। टर्सरी में क्या है? सेवाएं, जो हम सर्विस देते हैं, जैसे बैंकिंग सर्विस हो गई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट परिवहन का हो गया, और शिक्षा हो गया। तो ये सब क्या है? टर्सरी में आते हैं। तो आपसे देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे आपसे पूछ लिया गया कि कृषि जो है वो कौन सी अर्थव्यवस्था में आती है। ठीक है, तो कृषि किस में आती है? आप सबको पता है कि कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आती है। अब उसके बाद में आते हैं राष्ट्रीय आय पर। तो भाई आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा जीडीपी करके। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब भारत है तो भारत के सरजमीन पर, जो ज़मीन है, भारत के पूरे ज़मीन पर जो देश के अंदर उत्पादित हुए वस्तुओं का कुल मूल्य, तो इस भारत की बाउंड्री में जितने भी चीज़ें उत्पादित हुई हैं उनका जो कुल मूल्य है उनको बोलते हैं हम जीडीपी। तो इस पर भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई, जीडीपी क्या होता है? अब उसके बाद में देखते हैं हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? जीडीपी में अगर हम नेट फॉरेन इनकम को ऐड कर दें, यानी कि जैसे मान लीजिए भारत की ज़मीन पर कुछ सामान बन रहा है और भारत की कंपनियों ने बाहर भी कुछ कंपनी लगा रखी है, जैसे भारत की कंपनियों के कुछ ब्रांच बाहर भी हैं, वो भी अपना जैसे वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, या फिर भारत के लोग जो बाहर रह रहे हैं वो भी वहाँ से पैसा कमा करके अंदर भारत में भेज रहे हैं। तो इन सब को अगर हम जोड़ लिया जाए, मतलब भारतीय मूल
के जितने भी लोग हैं उनके द्वारा की गई जो भी इनकम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट बना वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि जीडीपी तो है ही है, और उसके बाद में नेट फॉरेन इनकम। अब आता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है, यानी कि प्रति व्यक्ति की आय कितनी है। तो अगर हम पूरी राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग दे दें तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति की आय, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। उसके बाद में आता है नीति आयोग। देखिए जब भारत बना तो उससे पहले यहाँ पर था प्लानिंग कमीशन, मतलब भारत बनने के बाद में प्लानिंग कमीशन था। तो जो प्लानिंग कमीशन था ये भी हर बार 5-5 साल के लिए, पंचवर्षीय योजना के तहत 5-5 साल के लिए ये कुछ ना कुछ नई नई स्कीमें लाता रहता था। इसके बाद में 2015 में क्या किया गया, इसको हटा करके और नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया, जो कि दिल्ली में स्थापित है, ठीक है। इस योजना के आधार पर यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आधार पर ये बनाया गया नीति आयोग, ठीक है। अभी नीति आयोग क्या करता है, आगे की जो भी नीतियाँ हैं देश के विकास की, वो नीतियाँ वहाँ पर ऑफिस में बैठकर तय होती है, ठीक है। तो आपसे एक होमवर्क है आपका कि नीति आयोग के जो अभी करंट चेयरमैन हैं उनका क्या नाम है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं कि भाई गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे कि गरीबी क्या है। तो गरीबी है मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाना, मतलब इनएबिलिटी टू फुलफिल बेसिक नीड, उसको हम बोलेंगे गरीबी। और बेरोजगारी, बेरोजगारी क्या है, जब युवा, एक शिक्षित युवा मतलब कि एजुकेटेड युवा, वो अगर कोई काम नहीं कर रहा है, खाली बैठा है, किसी भी तरह की इनकम नहीं जनरेट कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे बेरोजगारी, ठीक है। जैसे कि बेरोजगारी कई तरह की होती है, जैसे सीजनल होती है, यानी मौसमी, फिर छिपी हुई, या फिर शिक्षित, ठीक है। अब आते हैं इन्फ्लेशन पे, महंगाई। महंगाई क्या है भैया, मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि। अब ये सबको पता है, इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको इतना अंदर तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ना ही इकोनॉमी के कोई प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, और ना ही कोई ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जिससे देश की इकोनॉमी डिसाइड करनी है। हमें क्या करना है, सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है। क्या करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है। बोलो भाई, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है और अपना गोल सेटिस्फाई करना है। तो उसके लिए हमें उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में दिया है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। और हंसते खेलते रहना है, मुस्कुराते रहना है। चलिए, तो प्रमुख सरकारी योजनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा जगाया इस चीज़ को बताने से पहले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमें क्या करना है, मनरेगा के बारे में पढ़ना है, पीएम जनधन योजना के बारे में पढ़ना है, पीएम आवास योजना के बारे में पढ़ना है, और मेक इन इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो इन चारों के बारे में आपके पास कम से कम 100 या 50 शब्दों में आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी में इनके बारे में नेट से सर्च करके इनके बारे में 50 शब्दों में महत्वपूर्ण बिंदु लिख के रखेंगे, ठीक है। कुछ बिंदु लिख के रखेंगे कि जैसे ये मनरेगा वाला जो योजना है ये कब से आई, ठीक है। अभी इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ दिनों का, जैसे 100 दिन का जो गारंटीड रोज़गार था वो 125 दिन कर दिया गया है, और सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिखेंगे, ठीक है, एक कॉपी में। उसके बाद में आता है पीएम जनधन योजना क्या है, फिर पीएम आवास योजना क्या है, फिर मेक इन इंडिया क्या है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम, जो इंडियन इकोनॉमी है इतनी ही हमें पढ़नी है होमगार्ड लेवल के लिए, ठीक है। और अपनी तैयारी को सख्त रखना है, ठीक है, और नोट्स बनाते रहना है, और डेली रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमी में अगर हम देखें आगे, तो इसके 50 MCQ हम अभी करने वाले, लगभग 20 MCQ करेंगे। चलिए, तो क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, मैंने अभी बताया था, मिक्स्ड है, मिश्रित है, ठीक है। अब उसके बाद में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में हुई है। कब हुई है, 2015 में। अब आते हैं कृषि किस क्षेत्र में आती है। तो अभी मैंने बताया कि ये प्राथमिक क्षेत्र में आती है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आती है, ठीक है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो ये क्या है भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये आप ग्रॉस वर्ड याद रखेंगे, डोमेस्टिक और प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म आप लिख करके रट लीजिए, ये आना ही आना है। और इसी स्तर के क्वेश्चन आएंगे, जिस स्तर के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है, तो सिंपल सी बात है, प्रति व्यक्ति आय मतलब प्रति व्यक्ति पर जो है व्यक्ति पर कितनी आय। तो ये कैसे निकलेगी, जो नेशनल इनकम है, पूरी राष्ट्र की जो आय है, उसको हम क्या करेंगे, जनसंख्या से भाग दे देंगे, तो हमें निकल जाएगा कि प्रति व्यक्ति की कितनी आय है। ये एक बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसी स्तर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं इसमें। अब कुछ क्वेश्चन और हम कर लेते हैं इसके, ठीक है। चलिए देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार हमने कर लिया, नीति आयोग की स्थापना हमने कर लिया है, कृषि क्षेत्र कर लिया, जीडीपी कर लिया, ये कर लिया। भारत में योजना आयोग को किसने बदला, ठीक है। तो योजना आयोग, जैसे मैंने बताया था कि
जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद में क्या बना था, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन अभी मैंने नाम लिया था इसका, तो ये था योजना आयोग। अब योजना आयोग को किसने बदला, तो नीति आयोग ने बदला। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2015 में हुई है, हमें याद है। उसके बाद में मनरेगा किससे संबंधित है भैया, तो मनरेगा किससे संबंधित है, सबको पता है, रोजगार से संबंधित है। किससे संबंधित है, रोजगार से संबंधित है। तो इसमें अभी पहले 100 दिन का रोजगार था एक साल में, अभी 125 दिन का रोजगार इन्होंने गारंटीड कर दिया है, ठीक है। बेरोजगारी का कौन सा प्रकार कृषि में पाया जाता है, हाँ, तो कृषि में कौन से प्रकार पाया जाता है, तो ये डिस्गाइज्ड है, मतलब छिपा हुआ प्रकार है, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी। तो अब देखिए महंगाई का क्या अर्थ है, तो महंगाई का क्या अर्थ है भैया, जो प्राइस हैं, दाम वो बढ़ रहे हैं, तो वही है महंगाई। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ ऑप्शन है कि प्राइस में घटना, तो प्राइस घटना थोड़ी होगा महंगाई। इंक्रीज़ इन इनकम, इनकम बढ़ना थोड़ी महंगाई है। इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में बढ़ना, ये थोड़ी महंगाई है, नहीं। तो इंक्रीज़ इन प्राइस मतलब दाम बढ़ रहे हैं तो महंगाई है। तो कॉमन सेंस से है बात। थोड़ा सा आँख नाक कान खुले रखिए, थोड़ा सा लिखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आप फटाफट आंसर क्वेश्चन को गिराते हुए चले आएंगे। सेवा क्षेत्र में कौन आता है, तो सेवा क्षेत्र मैंने बताया था ना कि 3 सेक्टर हैं, जिसमें से आखिरी वाला मैंने बताया था सर्विस सेक्टर। तो सेवा क्षेत्र में मैंने बताया था बैंक है, ठीक है, एजुकेशन है, तो इसका आंसर क्या है, बैंक है। अब उसके बाद में देखते हैं भारत में सबसे अधिक रोजगार कौन सा क्षेत्र देता है, तो सबसे पहला वाला जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक रोजगार देता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो मुनाफा है वो किस में है, तो सबसे ज़्यादा मुनाफा तीसरे वाले में है। यानी कि मैंने बताया था ना, पहला वाला प्राइमरी जो कि खेती बाड़ी से रिलेटेड है, दूसरा वाला है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, और तीसरा वाला है मतलब उत्पाद से रिलेटेड है, दूसरा वाला उत्पाद, ठीक है। और तीसरा वाला है जो कि रिलेटेड है किससे, सर्विसेज से, सर्विसेज जो कि सेवाएं देता है। अब दिक्कत ये है भारत की कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है सर्विस में, तीसरे में, लेकिन सबसे कम लोग इस वाले जो है उसमें पाले में आते हैं, और सबसे कम प्रॉफिट है इसमें पहले वाले सेक्टर में, बट सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं किसमें, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है भाई। अब आते हैं जीएनपी में क्या जोड़ा जाता है, तो जीएनपी में क्या जोड़ा जाएगा, कुछ नहीं, नेट फॉरेन इनकम जोड़ा जाएगा। तो मैंने पढ़ा था ना, अभी पढ़ाया था ना हमने कि जीएनपी बराबर क्या होता है, जो हमारा जीडीपी हो गया और जो बाहर से नेट फॉरेन प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, नेट फॉरेन इनकम आ रहा है, उसको जोड़ते हैं तब जा कर के जीएनपी बनता है। बोलो भाई, अब गरीबी रेखा किससे संबंधित है, पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, तो गरीबी से पता ही है कि भाई इनकम से संबंधित है, और किससे संबंधित होगा, ठीक है, ना तो ये शिक्षा से संबंधित होगा, ना तो धर्म से, ना तो भाषा से, इनकम से। अब आरबीआई किससे संबंधित है, अब आरबीआई का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे मुझे, चलिए बताता हूँ मैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, दिल्ली में, और ये क्या करता है, जितने भी बैंक हैं इंडिया में उन सबको कंट्रोल करके रखता है, उन सबको गाइडलाइन जारी करता है समय समय पर, ठीक है। इसके गाइडलाइन के हिसाब से बाकी सारे बैंक फंक्शन करती हैं। तो इसका भी प्रश्न क्या है, पहला, यानी कि बैंक का ये बड़े जो है कंट्रोल सेंटर है एक तरह से देखें तो सारी बैंक का, ठीक है। उसके बाद में द्वितीय क्षेत्र में किससे जुड़ा है, तो द्वितीय क्षेत्र किससे जुड़ा है, तो मैंने बताया था पहला वाला खेतीबाड़ी से जुड़ा है, दूसरा वाला क्या है, उत्पाद से जुड़ा है। तो जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, उत्पाद कहाँ होता है, इंडस्ट्री में होता है, खेत में तो होगा नहीं, सर्विसेज में होगा नहीं, ट्रेड में होगा नहीं, तो इंडस्ट्री में होगा। तो ये द्वितीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मेक इन इंडिया योजना किससे संबंधित है, तो भाई ये किससे संबंधित है, ये भी इंडस्ट्री से संबंधित है। हम द्वितीय वाले को ही यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब पीएम जनधन योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी, तो भैया ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। तो सबकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो। उसके बाद में आते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा है, मैंने बताया था तीसरा। अभी मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, देखिए यहाँ पर मैंने अभी समझाया था कि भाई प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है और तृतीय होता है। तो ये उत्पाद से संबंधित है, ये सर्विस से संबंधित है। और मैंने बताया था कि जो तीसरा वाला सेक्टर है, सर्विस वाला, वो बहुत तेज़ी से, यानी सेवा वाला जो सर्विस है सेक्टर है, वो सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे तेज़ी से कौन सा बढ़ रहा है सेक्टर, तो तीसरा वाला सेक्टर सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। बट दुख किस बात का है कि भाई सबसे कम लोग अगर किसी सेक्टर में है तो वो इसी में है, टर्सरी में। उसके बाद में आते हैं कि जो महंगाई है ना, महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति, इसको कौन नियंत्रित रखता है, तो कौन नियंत्रित रखता है, आरबीआई। क्यों, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था कि जो आरबीआई है, आरबीआई ही सारे बैंक को कंट्रोल करता है और नियंत्रण में रखता है। तो यही क्या करता है, महंगाई को भी नियंत्रण में रखता है।
कितनी जो है मुद्रा छपनी है, कितनी मुद्रा बनानी है, ये सारी चीज़ें हमें इसी से पता चलता है। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे जो अभी थे हमने जो सॉल्व किए, ये सब था इंडियन इकोनॉमी से। अब चलते हैं थोड़ा सा इंडियन कल्चर को देखते हैं, यानी कि भारतीय संस्कृति। इंडियन इकोनॉमी से इतना ही पढ़ना है, इसके बाहर का कुछ नहीं पढ़ना है, इसके बाहर का कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपके पास लगभग 30 से 40 50 टॉपिक हैं, 30 से 40 टॉपिक हैं। तो अगर आप हर टॉपिक पे इतनी मेहनत करने लगे, रिसर्च करने लगे, तो भैया होम गार्ड आप भूल जाइएगा। रिसर्च नहीं करना है, ठीक है। रिसर्च करने के लिए यूपीएससी वाले बैठे हैं और भी लोग बैठे हैं, ठीक है, जो एस्पिरेंट हैं। अगर आपका गोल है होम गार्ड, यूपी पुलिस, तो आप चुपचाप से जितनी इसमें नोट्स बनाई गई हैं वो सारी रिसर्च करके ही बनाई गई हैं। तो आप बस इन पर ध्यान दीजिए, इनको रिवीजन करते रहिए, बार बार याद रहे। ये क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होने चाहिए, सिलेक्शन पक्का है। थोड़ा सा अपने फिजिकल पे काम करते रहिए, ठीक है, और नोट्स बना के रिवीजन जरूर करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए इंडियन कल्चर पे देखते हैं, थोड़ा सा भारतीय संस्कृति पे। तो यहाँ पे जो भारतीय संस्कृति है ना, वो विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। सबसे पहले ये एक गर्व करने वाला विषय है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट रिप्रेजेंट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब ये विविधता में एकता को दर्शाता है। भाई कितने राज्य हैं, 28, और उसके बाद भी हम में क्या है, यूनिटी है। तो इस ये विविधता को में एकता को दर्शाता है। तो भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, ये हमें पता होना चाहिए। विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि बहुत धर्म होने के साथ भी एक है। उसके बाद में रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता, मतलब अगर आप किसी गली में निकलेंगे भारत में, तो हो सकता है यहाँ पर मस्जिद दिख जाए और उसके सामने हो सकता है मंदिर या गुरुद्वारा या कोई भी चर्च, उसके आसपास एक ही गली में, मतलब आपको सारे धर्म के जो है धर्मस्थल दिख जाएंगे। तो ये क्या है, धार्मिक सहिष्णुता है। फिर उसके बाद में एंशिएंट ट्रेडिशन, प्राचीन परंपराएं हैं हमारी, जैसे कि बहुत सारी परंपराएं, जैसे शादियों की परंपरा है। उसके बाद में और भी कई सारी परंपराएं हैं। तो भारतीय संस्कृति की ये सब क्या है, विशेषताएं हैं। अब भारत के प्रमुख धर्म, ये तो सबको पता होगा मुझे लगता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई धर्म, ठीक है। तो आप अपने धर्म का पालन करिए और बाकी सारे धर्म का इज्जत करिए, आदर करिए, ठीक है। तभी हम धार्मिक सहिष्णुता जो है, हमारा जो विशेषता है इस धर्म की, इसीलिए है, मतलब भारतीय संस्कृति की इसीलिए है क्योंकि हम सबके प्रति सहिष्णु हैं, ठीक है। अब आते हैं भारतीय नृत्य, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन डांस से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारा क्लासिकल डांस है, ठीक है, उसको हम जो शास्त्रीय जो है नृत्य कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का क्या है, वो कथक है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो पहले कभी एग्जाम हुए थे उनसे जो पूछा गया प्रश्न है वही लिखा हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा। और हाँ, ये फेमस भी है इंडिया में, तो इससे ये बहुत बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इनको उठाया हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का कथक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तमिलनाडु का भरतनाट्यम बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला का कथकली और उड़ीसा का ओडिसी, ठीक है भाई। केरला और उड़ीसा में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब उसके बाद में कला एवं स्थापत्य के बारे में देखते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी और कब करी, ठीक है। चलिए, दयाराम साहनी ने करी थी, कब करी थी वो आप बताएंगे। उसके बाद में मौर्यन आर्ट, ठीक है, मौर्य कला हो गया, फिर गुप्त कला हो गया। तो अब देखिए कला नहीं, हाँ कला तो है। गुप्त काल को जो कहते हैं, गुप्त काल को वो हम कौन सा काल कहते हैं, स्वर्ण युग। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि स्वर्णिम युग किसे कहते हैं, तो गुप्त काल को कहते हैं, ठीक है भाई। अब आते हैं भारतीय त्यौहार, तो ये सिंपल है, इतना कोई इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इंडियन कल्चर से भी 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं, इतना जो इकोनॉमी से, जैसे मान लीजिए इकोनॉमी और कल्चर दोनों का मिला करके लगभग 3 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको इकोनॉमी से मिलेगा, अर्थव्यवस्था से, और एक या कहीं हो सकता है दो क्वेश्चन कभी दे दे एग्जामिनर। तो एक क्वेश्चन की उम्मीद आप रखिए कि भारतीय इंडियन कल्चर से मिलेगा, जिसमें भी जो ये इंपॉर्टेंट है डांस से हो सकता है मिल जाए, ठीक है। और ये डांस, हाँ, इससे एक क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद में कुछ खास क्वेश्चन इसमें से बनने के उम्मीदें नहीं रहती है, बट फिर भी देखते हैं भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है। तो सबसे पहली क्या है भैया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग 2 बार मेरे आंखों से गुजरा है, 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 बार पूछा गया है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब अनेकता में भी एकता है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, ये क्वेश्चन आना तय है भाई, लिख लो, ठीक है, ये क्वेश्चन आना तय है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये रहा, देखिए अभी मैंने बताया था कि कथक किस राज्य से संबंधित है। तो भाई उत्तर प्रदेश के पेपर में बैठ रहे हो तो उत्तर प्रदेश का एक क्वेश्चन आप उम्मीद रखिए कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तो भैया तमिलनाडु से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे,
कोई ऐसा है जो नहीं बता पाएगा? हर कोई बता लेगा। गौतम बुद्ध जी, ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उसके बाद में जैन धर्म के संस्थापक तो महावीर साहब को कौन नहीं जानता, तो महावीर जैन जी इसके संस्थापक थे, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं कि भारतीय संस्कृति किस सिद्धांत पर आधारित है, तो किस सिद्धांत पर आधारित है भैया? यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर आधारित है, ठीक है, मतलब अनेकता में एकता। ये आप कहीं लिख कर रख लीजिए, अनेकता में एकता, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन जो 8-10 क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर के आया हूँ, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है बाहर की, ठीक है। अब देखिए गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध है, तो गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध है भैया? उसको स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता था, ठीक है, तो उसके आर्ट और कल्चर के लिए कहा जाता था, सोने के सिक्के चले थे उसमें, ठीक है। अब आते हैं जो ओडिसी राज है। ओडिसी राज देखिए बहुत ओडिसी से ही सिंपल है कि ये उड़ीसा का ही होगा, तो ये उड़ीसा में होता है। फिर दीपावली किससे संबंधित है, तो दीपावली कौन से त्यौहार से संबंधित है, तो ये लाइट्स का त्यौहार है, ठीक है। अब होली किसका त्यौहार है, तो होली कलर का त्यौहार है। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता आपके लिए इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, ठीक है। इस्लाम धर्म का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो भैया ईद है, ईद उल फितर, ठीक है, जिसमें भाईचारे को बढ़ावा देते हैं लोग और गले मिलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। तो आगे आते हैं, क्रिसमस किस धर्म का त्यौहार है, तो क्रिसमस क्रिश्चियन का त्यौहार है। सिंपल सी बात है यार, ऑप्शन देख के टिक कर दोगे, इसमें कुछ पढ़ने रटने लिखने की जरूरत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी से जुड़ी हुई है, तो भैया किस नदी से जुड़ी हुई है, सिंधु नदी से जुड़ी हुई है। हिंदी में रहेगा तो सिंधु नदी लिखा रहेगा और सिंधु घाटी पूछा भी रहेगा, और नाम सही है, सिंधु की घाटी यानी सिंधु नदी की घाटी में बसी हुई जो सभ्यता है उसे सिंधु सभ्यता। फिर उसके बाद में मौर्य काल किससे संबंधित है, तो मौर्य काल मंदिरों से संबंधित है, बोलो भाई, ठीक है, मौर्य काल में मंदिरों से संबंधित है। उसके बाद भारतीय संस्कृति कितनी पुरानी मानी जाती है, तो ये कितनी पुरानी मानी जाती है, बहुत पुरानी मानी जाती है, ठीक है। तो ये भारतीय संस्कृति एंशियंट टाइम से चली आ रही है। अभी आगे आता है एक क्वेश्चन जो आपके लिए है कि कथकली नृत्य किस राज्य से है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अभी पढ़ा भी था कि कथकली, एक बार देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर कथकली केरला से संबंधित है। तो बस कुछ नहीं, इतना ही है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। जो थोड़ा बहुत चीज़ें मैंने बीच बीच में क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया है, उनको भी आप अपने नोट में लिख लेना, ठीक है भाई। और बस इतना ही है इस टॉपिक से। तो हमारा ये टॉपिक इतने ही टाइम में होता है कंप्लीट। तो हमने कर लिया है पार्ट 4 कंप्लीट। अब अगर आप सपोर्ट अच्छा दे रहे हैं तो मैं पार्ट 5 के लिए जाऊंगा। और पार्ट 5 की अगर हम बात करें तो देखिए, एक बार सिलेबस की तरफ जाते हैं, जल्द ही 1-2 दिन में पार्ट 5 में अपलोड करूँगा, ठीक है। तब तक इसकी नोट्स बनाकर रिवीजन करते रहिए। तो हाँ, जो पार्ट 5 में आएगा वो आएगा भारतीय कृषि, ठीक है, और वाणिज्य एवं व्यापार। तो ये दोनों टॉपिक मैं पार्ट 5 में कवर कर देता हूँ, ठीक है भाई। जो कि अगर अंग्रेजी में देखें तो इंडियन एग्रीकल्चर और कॉमर्स एंड ट्रेड, ये दोनों टॉपिक मैं पार्ट 5 में कवर करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, ओके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने भाइयों को भी भेजिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।